हाय, आई एम धर्मेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एग्रोनॉमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेम का पेपर, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेम का पेपर है, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। तो ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन दिए होते हैं, सेक्शन बी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन सी में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, फसल को परिभाषित करते हुए उसका आर्थिक सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफ़ाइन करना है क्रॉप्स को। तो क्रॉप्स को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरह से कि कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो ज़रूरी आवश्यकताओं के लिए की जाती है, जैसे पल्सेस, ऑयल सीड, मेडिसिनल क्रॉप्स। तो ये बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट हैं जिनके लिए हम कृषि प्रक्रियाएं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं उसे क्रॉप्स कहते हैं। एंड क्लासिफिकेशन की बात की जाए यहाँ पे, तो इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक पर्पस से तो इस तरह से आप क्लासीफाइड कर सकते हैं, जैसे सीरियल्स क्रॉप, स्पाइस क्रॉप्स, फाइबरस क्रॉप्स, फॉरल क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स, मेडिसिनल क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स, पल्सेस क्रॉप्स। तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को इस तरह से आप क्लासिफाइड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, भू परिष्करण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय टिलेज, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्ट। तो टिलेज की डेफिनेशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरीके से कि टिलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो भूमि को यंत्रों द्वारा इस तरीके से इन्वर्ज कर दीजिए, मैनिपुलेट कर दीजिए, जिससे सॉयल में जो है क्रॉप्स के लिए फेवरेबल कंडीशन उपलब्ध हो जाए। मीन्स किसी भी फसल को ईजिली आप भूमि में बो पाएँ और वो ईजिली जर्मिनेट भी हो पाए, एंड रूट का डेवलपमेंट या बहुत सारी प्रोसेस जो है, मतलब कह सकते हैं कि फसल के लिए सारे आयाम जो हैं उसमें पर्याप्त हों, भू परिष्करण कहलाएगा। नेक्स्ट इसने पूछा है कि ऑब्जेक्ट, उद्देश्य क्या है। तो जो उद्देश्य होता है वो परिष्करण का, जैसे सीड बेड प्रिपरेशन, बीज सैया तैयार करने के लिए, बीट कंट्रोल, खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए, सॉइल एरेशन, भूमि में वायु का आवागमन इस तरीके से हो जाए इसलिए हम टिलेज करते हैं, इम्प्रूव्ड सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल प्रीमेबिलिटी, डिजीज एंड पेस्ट कंट्रोल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, मैन्योर वगैरह को मिलाने के लिए। तो ये बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट हैं जिनके लिए हम टिलेज प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करते जाना वन बाय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फसल चक्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके सिद्धांतों का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, क्रॉप रोटेशन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि क्रॉप को इस तरह से रोटेट करना जिससे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज ना हो, मेंटेन रहे, बनी रहे लंबे समय तक, एंड प्रोडक्शन भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। क्रॉप प्रोडक्शन कहलाता है। मीन्स फसलों को इस प्रकार अदल बदल के बोना जिससे उत्पादन ज़्यादा मिले एंड भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो लंबे समय तक बने रहे, फसल चक्र कहलाता है। जैसे नॉन लेग्यूम्स क्रॉप्स के बाद लेग्यूम्स क्रॉप्स को बोना, राइट। तो इसके ये प्रिंसिपल्स यहाँ इन्होंने पूछे हैं विद एग्जाम्पल्स। जैसे प्रिंसिपल्स क्या होगा, नॉन लेग्यूम्स क्रॉप्स के बाद लेग्यूम्स क्रॉप्स बोएंगे। तो गेहूं की फसल अगर आपने बोई है तो खरीफ में आप उड़द या मूंग की फसल को उगा लीजिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स है इसका, जैसे डीप रूटेड क्रॉप्स के बाद सैलो रूटेड क्रॉप्स को बोना, मतलब गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल को बोइए। एंड हाई न्यूट्रेंट्स, मतलब ज़्यादा पोषक तत्व चाहने वाली फसलों के बाद कम पोषक तत्व चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए। इस सेकंड प्रिंसिपल्स हो गया इसका, ज़्यादा पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल को बोना। तो ये प्रिंसिपल्स हैं एग्रोनॉमी क्रॉप रोटेशन के। इन नेक्स्ट वन इज फोर्थ क्वेश्चन, फसलों की वृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं और वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। देखो, वृद्धि एवं विकास को आपको बताना है, एंड वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको बुकों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर सिंपली तौर पे अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें वृद्धि एंड विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में, तो आप दो तरीके से डिवाइड करिए
कि बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक फैक्टर्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें जीवन होता है, वो बायोटिक फैक्टर होते हैं। तो ऐसा लाइक कि किस तरह से ग्रोथ को प्रभावित करेंगे, तो जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका बैक्टीरिया आ गया, वायरस हो गया, नेमाटोड हो गया, बीड हो गया। तो ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये क्रॉप्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। जैसे बहुत सारे इंसेक्ट या ग्रास हॉपर, कोई भी इंसेक्ट वगैरह या कोई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रॉप्स पे लग जाता है, तो उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो इफेक्ट होने लग जाता है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है। तो ये बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स में आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें जीवन नहीं होता है, उनको आप अबायोटिक फैक्टर्स में इन्वॉल्व करेंगे, लाइक लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर, रेनफॉल। ये सब अबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो आपने देखा होगा इस तरह से प्रभावित करते हैं। जैसे रेनफॉल अभी कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा हो गया था, फ्लड की कंडीशन आ गई थी। तो उस समय क्या हुआ, हमारी जो सॉइल थी वो वाटर से सैचुरेटेड हो गई, मैक्रो एंड माइक्रो पोर्स दोनों में वाटर भर गया, तो एयर की प्रेजेंस कम हो गई। तो इस कंडीशन में रूट का डेवलपमेंट रुक गया एंड क्रॉप्स लॉक्ड हो गई, नीचे गिर गई। तो इससे क्या देखा आपने कि प्रोडक्शन, उत्पादन भी कम हो गया, एंड जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी, मीन्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता भी ख़राब हो गई। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है। आपने देखा होगा टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ एफिड, माहू, तो सरसों पे बहुत ज़्यादा लगती है। तो आपने देखा होगा जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो ये माहू जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, इसका इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खरपतवार प्रबंधन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ बीट मैनेजमेंट। तो बीट मैनेजमेंट के डिफरेंट मेथड में आप इस तरह से मेंशन करते जाइए। कल्चरल मेथड हो गया, फिजिकल या मैकेनिकल मेथड हो गया, एंड बायोलॉजिकल मेथड हो गया, केमिकल्स मेथड हो गया। तो ये सारे मेथड्स को आप इजीली लिख पाएंगे। एंड ये सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 5 थे, जिनमें से 3 क्वेश्चन करने थे, चॉइसेस रहती है। 5 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग वाले, जिनमें से 3 क्वेश्चन करने होते हैं आप लोगों को। सेकेंड सेक्शन है सेक्शन बी, जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको बताया था मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में। हिंदी में बोलते हैं लघु उत्तरीय। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टपक सिंचाई विधि के लाभ एवं हानियाँ लिखना है। तो एडवांटेज बताना है, डिसएडवांटेज बताना है। तो ट्रिकल इरिगेशन लिखा है, तो यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं, इसे मेंशन भी के रखा है। तो इसका बेनिफिट्स ये है कि वाटर यूज एफिशिएंसी ज़्यादा होती है इस मेथड में, प्लस कम पानी भी यूज में होता है। और इस मेथड में आप पानी के साथ साथ, मीन्स इरिगेशन के साथ साथ आप न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं, एंड प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लॉस की बात करें तो लॉस ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि मेनली जो जिस किसान की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, छोटा किसान है, वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि एक कॉस्टली टेक्निक है, महंगाई है। प्लस जब आप इसे पाइपलाइन को बिछा देते हैं तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। शुरुआत में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सारे लॉसेस हैं जो आपको मेंशन करते हुए जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छे बीज की विशेषताएं क्या हैं। गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड। तो अच्छे बीज की विशेषता, सबसे पहले हम कोई भी सीड परचेस करते हैं तो ये देखते हैं कि उसकी ईल्ड क्या है। ईल्ड इसलिए देखा जाता है, अगर उसकी उपज ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक सारे फैक्टर्स जो ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं वो सही होंगे। तो सबसे पहले उपज देखते हैं, अच्छी होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा उत्पादन देने वाला हो। एंड जेनेटिक प्योरिटी, आनुवंशिक शुद्धता अच्छी होनी चाहिए, एंड प्योरिटी होनी चाहिए, फिजिकल प्योरिटी इस लाइक दूसरे क्रॉप्स का बीज ना हो, खरपतवार का बीज ना हो, एंड उसी क्रॉप्स के दूसरे स्पेसीज का बीज ना हो, डिजीज इंसेक्ट रेसिस्टेंसी हो, इन्वायरमेंट के प्रति ससेप्टेबल हो, ड्राफ्ट रेसिस्टेंट हो। तो ये बहुत सारी कंडीशंस हम देखते हैं एक सीड के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉप ज्योमेट्री एंड क्रॉप डेंसिटी। देखो क्रॉप ज्योमेट्री जो है उसके बारे में इनका इंपॉर्टेंस बताना है। तो क्रॉप ज्योमेट्री आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो फ्रूट क्रॉप्स में आपने देखा होगा, लाइक बाग वगैरह लगे होते हैं, तो कोई तो वर्गाकार मेथड से लगा होता है, स्क्वायर मेथड, राइट एंगल मेथड, स्क्वायर मेथड, और
हेक्सागोनल मैथ, डिफरेंट डिफरेंट मेथड में लगाते हैं, तो इससे पता चलता है कि नंबर ऑफ प्लांट्स कितने लगने होते हैं। अब क्रॉप ज्योमेट्री इसलिए ज़रूरी है तो क्योंकि इससे पता लगता है कि हम अपने क्रॉप्स को कितने स्पेस पे अरेंज करें जिससे उनके बीच में जो है वो कंपटीशन ना हो। कंपटीशन अगर हमें लग जाएगा देन ग्रोथ जो है, ग्रोथ फैक्टर्स जो वृद्धि को इम्प्रूव करते हैं, फिर वो इफ़ेक्ट होने लग जाएंगे, देन प्रोडक्शन कम होने लग जाएगा। तो कंपटीशन होने लग जाएगा यहाँ पे वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड लाइट, स्पेस, इन सब के लिए प्रतियोगिता होने लग जाएगी। तो इसका ये महत्व है, आप ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन रख पाएंगे तो क्रॉप डेंसिटी मेंटेन रहेगी, जिससे आपस में कंपटीशन नहीं होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, किसान की इनकम इम्प्रूव्ड होगी, फिर देश की इनकम इम्प्रूव्ड हो जाएगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ रही, प्लस सॉइल का जो फर्टिलिटी पावर है वो भी मेंटेन रहेगी। तो ये सारे इसके महत्व हैं जो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फसल खरपतवार प्रतियोगिता क्या होती है। तो बीट एंड क्रॉप्स के बीच में जो कंपटीशन होता है उससे फसल खरपतवार प्रतियोगिता कहते हैं। और प्रतियोगिता जो होती है डियर स्टूडेंट वो ग्रोथ फैक्टर्स के लिए, तो ग्रोथ फैक्टर्स कौन से होते हैं, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, लाइट, स्पेस। तो ये सारे प्रतियोगिता के कारक हैं। तो जो लाइट के लिए जो कंपटीशन होता है वो अबव टू ग्राउंड, भूमि के ऊपर होता है। न्यूट्रिएंट एंड वाटर के प्रति जो कंपटीशन होता है वो बिलो टू ग्राउंड, भूमि के नीचे होता है। तो प्रतियोगिता के बारे में यहाँ पे लिखना है कि ये जैसे ग्रोथ फैक्टर जो भी हैं, अगर मॉइस्चर अवेलेबल फॉर्म में होगी तो वहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा। जैसे मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाता है आपके सॉइल्स में तो कंपटीशन भी बढ़ता जाता है। ठीक है, ये सब आपको लिखते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिलवा खेती तथा अंतर फसली खेती में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग। तो मिक्स क्रॉपिंग आप सभी जानते होंगे कि दो या दो से अधिक फसलों को मिक्स फॉर्म में उगाना, मीन्स रो अरेंजमेंट नहीं होता, मिश्रित फॉर्म में उगाते हैं। तो इसके लिए जो मेथड यूज करते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग मेथड यूज करते हैं, छिड़कवा विधि। एंड इंटरक्रॉप में क्या होता है, दो या दो से अधिक फसलों को रो अरेंजमेंट करना, मतलब पंक्तियों में उगाना। तो सीड को मिक्स करके नहीं वो उगाते, वहाँ पे पंक्तियों में उगाया जाता है। तो इससे ये फ़ायदा है कि इसमें आप मैकेनिकल कंट्रोल ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि पंक्तियों में उगाई जाती है, दूसरी फसल को अरेंज कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। एंड मिलवा खेती में ये है कि प्लांट डेंसिटी कहीं पे ज़्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है, तो कहीं कहीं प्रोडक्शन कम एंड क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। देखा होगा आपने, जहाँ ज़्यादा सीड पड़ जाते हैं वहाँ क्रॉप अच्छे से ग्रोथ नहीं करती, प्लस जो सीड है वो लो क्वालिटी का हो जाता है, तो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इस तरह से आपको दोनों में अंतर लिखते हुए जाना है। नेक्स्ट वन इज पौधों के पोषक तत्व की अनिवार्यता के मापदंड लिखिए। तो डियर स्टूडेंट, ये क्राइटेरिया जो था न्यूट्रिएंट एसेंशियलिटी का, ये अर्नान एंड स्टाउट ने दिया था 1939 में। तो तीन क्राइटेरिया इन्होंने बताए थे कि कोई भी पोषक तो क्यों पौधों के लिए आवश्यक हो सकता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया था कि अगर पौधों में किसी पोषक तत्व की कमी हो गई तो वह दूसरा पोषक तत्व उस कमी को पूरा ना करे। सपोज नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हुई है तो नाइट्रोजन ही उसे पूरा करे, अदरवाइज और कोई न्यूट्रिएंट उसे पूरा ना करे। सेकंड क्राइटेरिया था अगर प्लांट्स में किसी पोषक तत्व की डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल सुचारू रूप से नहीं चला पाएगा, मीन्स उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा। जैसे अगर किसी भी क्रॉप से हमें 15 कुंटल की यील्ड मिल रही है और उसमें डेफिशिएंसी होगी किसी न्यूट्रिएंट की, तो 15 कुंटल की जगह हमें कम मिलेगी, क्योंकि उसके लाइफ साइकिल में डिस्टर्बेंस पैदा हो गया। नेक्स्ट क्राइटेरिया था कि जो प्लांट का न्यूट्रिएंट्स है इसेंशियल तभी माना जाएगा वो प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में सम्मिलित हो उपापचयी क्रियाओं में, राइट। तो ये तीन क्राइटेरिया थे जो उन्होंने दिए थे, जिससे डिसाइड होता है कि कोई भी पोषक तत्व कब पौधों के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य भू परिष्करण क्या होता है, इसका महत्व लिखिए। तो वाट इज जीरो टिलेज। तो जीरो टिलेज आप सभी जानते होंगे, टिलेज पढ़ा होगा। तो टिलेज दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज। तो प्राइमरी टिलेज में क्या होता है, हम सीड बेड को तैयार करते हैं, सेकेंडरी टिलेज में बुवाई करते हैं, उसके बाद में निराई गुड़ाई ऑल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो भी हैं
वो सेकेंडरी टिलेज में आती हैं। तो जीरो टिलेज में क्या करते हैं, जो प्राइमरी टिलेज होती है उसको फुली अवॉइड कर देते हैं एंड डायरेक्ट सीड को बोते हैं। इसका बेस्ट मेथड आपने देखा होगा कि डिबलर द्वारा गेहूं में जीरो टिलेज की जाती है। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है आज के टाइम में जीरो टिल सीड ड्रिल का यूज किया जाता है, राइट। तो इसके इम्पोर्टेंस ये है, आज के टाइम में तेल और लेबर बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। तो बेनिफिट्स इसमें ये है कि कॉस्ट कम आती है टिलेज करने में, क्योंकि प्राइमरी टिलेज फुली अवॉइड कर दिया आपने। एंड समय की बचत होगी, क्योंकि प्राइमरी टिलेज आप कर नहीं रहे तो समय की बचत भी हो जाएगी आप लोगों के लिए। एंड लेबर की समस्या है तो इजीली कर सकते हैं आप, क्योंकि लेबर की कमी रहेगी जब आप प्राइमरी टिलेज नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंस है। नेचुरल मीन्स जब आप प्रकृति भी, इकोलॉजिकल बैलेंस भी रहता है, क्योंकि आप जब कोई भी इक्विपमेंट चलाएंगे सॉइल पे तो धुआं वगैरह भी निकलता है, तो इससे पॉल्यूशन वगैरह होता है, तो इकोलॉजिकल हेल्थ भी बनी रहती है। ये जीरो टिलेज के एग्जाम्पल्स थे, महत्व थे, राइट। तो ये थे आपके सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में डियर स्टूडेंट यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से चॉइसेस थी, ओनली 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन एंड लास्ट सेक्शन, सेक्शन सी, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं, तो छोटे क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं। और ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी, तो आपको सारे ही क्वेश्चन करने होते हैं, कोई चॉइसेस नहीं रहते इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रूथफुल सीड, सत्य बीज क्या है। तो सत्य बीज डियर स्टूडेंट, जैसे कोई प्रगतिशील किसान होता है जो पढ़ा लिखा भी नहीं कह सकते चलो, तो मतलब हुनर, उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बहुत समय से खेती कर रहा है, तो उसे पता है किस तरह से हमें सीड को उगाना है। तो बीज मानकों को ध्यान में रख के कोई भी प्रगतिशील किसान या बीमा कंपनी जो भी है, तो वो सीड को उगाती है। उस सीड पे जो टैग लगा होता है, सीड वेट जो भी टैग लगा होता है वो ओपल ग्रीन होता है। एंड सीड सर्टिफिकेशन नहीं होता है, तो इसकी जिम्मेदारी वही लेता है जो इसे उगाता है, पूरी क्वालिटी शुद्धता की पूरी गारंटी देता है, ठीक है। तो ये ट्रूथफुल सीड कहलाता है, जिसमें कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल टिल्थ। तो सॉइल टिल्थ इस हिंदी में बापसा बोलते हैं, तो बापसा देख के आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वापसा मेनली बहुत कम पढ़ने में आता है। तो अगर आपको एक सजेस्ट करता हूँ, अगर हिंदी में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी के स्टूडेंट हैं, तो आप एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में ज़रूर पढ़िए। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे जो वापसा को इंग्लिश में बोलते हैं टिल्थ। तो टिल्थ इज फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल फॉर गुड सीड सोइंग इज कॉल्ड टिल्थ। तो भूमि की वह भौतिक अवस्था जिसमें ईजिली हम क्रॉप्स को बो सकते हैं, क्रॉप जर्मिनेट हो सकती है, रूट अच्छे से डेवलप्ड हो सकती हैं, एंड सारे आयाम जो हैं उसमें विद्यमान रहते हैं, टिल्थ कहलाती है, ठीक है। टिल्थ आप सिंपल भाषा में इस तरह से कर सकते हैं, भूमि को बहुत अच्छे से आपने तैयार किया है, इसमें सारे आयाम उपस्थित हैं फसल को उगाने के लिए, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुरझान बिंदु क्या है, विल्टिंग पॉइंट। तो आपने विल्टिंग पॉइंट के बारे में आपको लिखना है। आपने देखा होगा कभी विजिट करते हुए खेत में कभी कभी मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम हो जाता है, तो भूमि सूख जाती है, उस कंडीशन में प्लांट जो है मुरझा जाता है। और ये कंडीशन तब आती है जब -15 बार पे वाटर आ जाता है, तो पौधों के लिए फिर पानी अनअवेलेबल फॉर्म में हो जाता है, पानी पहुंचता नहीं है, पौधा मुरझा जाता है लेकिन मरता नहीं है। जैसे ही आप पानी इसमें देंगे, इरिगेट करेंगे अपने प्लांट्स को, देन वो कुछ समय बाद अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, इसे मुरझान बिंदु बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज एलिलोपैथी से आप क्या समझते हैं। तो एलिलोपैथी जो टर्मिनोलॉजी थी वो हैंस मॉलिस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। एंड एलिलोपैथी दो तरह से इफेक्ट डालता है, एक तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट फॉर्म क्या होती है, जो भी केमिकल रिलीज होगा वो डायरेक्ट फॉर्म में किसी भी क्रॉप्स को या खुद अपने आप को ही इफेक्ट करता है। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल यूकेलिप्टिस। तो यूकेलिप्टिस से जो एरियल पार्ट्स होते हैं, लीव्स, पत्तियों से जो भी ड्रॉप्स गिरती हैं, वो मस्टर्ड सरसों की क्रॉप्स के जर्मिनेशन एंड ग्रोथ को इफेक्ट करती हैं, तो ये डायरेक्ट इफेक्ट है। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है एलिलोपैथी का, इनडायरेक्ट इफेक्ट तो वो है जैसे किसी क्रॉप्स में केमिकल्स तो है
लेकिन वो केमिकल्स एक्टिवेट फॉर्म में नहीं है। एक्टिवेट कब होता है डियर स्टूडेंट? एक्टिवेट जब होता है जब उसको आप भूमि में मिला दोगे, उसके रेसिड्यूज जब हार्वेस्टिंग कर दोगे, तो जब रेसिड्यूज क्रॉप से मिला होगा तो एक्टिवेट फॉर्म में हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है सनफ्लावर, सूरजमुखी। तो सूरजमुखी में जो केमिकल्स होता है, जब प्लांट लिविंग टाइम मतलब होता है जीवित समय में, तो उस समय जो केमिकल होता है वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, कोई लॉस नहीं होता। देन जब आप उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके रेसिड्यूज अवशेष जो हैं भूमि में जब आप मिलाएंगे टिलेज द्वारा, बाई टिलेज प्रैक्टिस, देन वो इनएक्टिवेट फॉर्म वाला जो केमिकल था वो एक्टिवेट हो जाता है और सक्सीडिंग क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाता है, उसकी जर्मिनेशन एंड ग्रोथ को प्रभावित कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन लास्ट क्वेश्चन है ये इस पेपर का, गेहूं के आदर्श पौधे की विशेषताएं। तो आइडियल प्लांट की टर्मिनोलॉजी तो थी, वो डोनाल्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। तो ये किसी भी प्लांट्स के लिए अगर आप आइडियल टाइप्स अगर देख रहे हैं तो ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे उत्पादन जो है उस फसल में ज़्यादा मिले। तो यहाँ गेहूं के आदर्श पौधे के लिए विशेषताएं पूछी हैं। तो पहले क्या लंबे तने वाली वेराइटियाँ थी हमारे पास, तो क्या होता था वो लॉक्ड हो जाती थी, गिर जाती थी, जिससे उपज कम होने लग जाती थी। तो पहला तो स्टेम, डवार्फ स्टेम होना चाहिए, बौना तना होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए तना, प्लस जड़ें गहराई तक जानी चाहिए, जिससे न्यूट्रिएंट एंड वाटर का ऑब्जर्प्शन ईजिली कर पाएँ ज़्यादा गहराई तक, और तेज़ हवा में गिरे ना, क्योंकि जड़ें मजबूत होंगी तो प्लांट्स गिरेगा नहीं। प्लस पत्तियां जो हैं इस तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए कि लाइट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अच्छे से हो, एक पत्ती दूसरी पत्ती पे बिल्कुल भी शेड परछाई ना बनाए, एंड बालियाँ लंबी हों और बालियों में दानों की संख्या ज़्यादा हो, ये यील्ड फैक्टर हैं। एंड डिजीज एंड इंसेक्ट रेसिस्टेंसी हो प्लांट में, इन्वायरमेंट के प्रति ससेप्टेबल हो। तो ये सारे आइडियल कंडीशंस होती हैं जो एक प्लांट को आदर्श पौधा बनाती है। तो ये डियर स्टूडेंट आपका एग्रोनॉमी का पेपर था। तो ये शॉर्ट सॉल्यूशन था, और इसी तरह हमारे एग्रोनॉमी बूस्टर चैनल से आप जुड़े रहिए। मैं प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूँगा।